आज के इस वीडियो में 10,000 जीके के लिए 22वां भाग लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसको टेस्ट के रूप में लेना तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें आज की ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक क्वेश्चन 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है कि शक संबंध कब शुरू किया गया था। शक संबंध कब शुरू किया गया था। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 से 3 सेकंड आपके पास होगा। तो देखिए, शक संबंध भारत सरकार का एक कैलेंडर है और शक संबंध शुरू करने के बारे में कई क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। पहला तो ये कि कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 78 ईस्वी में। दूसरा ये कि इसको किसने शुरू किया था, तो इसको शुरू किया गया था कनिष्क के द्वारा। कनिष्क के द्वारा। ये भी पूछा जाता है कि कनिष्क किस राजवंश के राजा थे, तो कनिष्क से कुषाण वंश के राजा, जो एक कुषाण वंश था उसके राजा थे कनिष्क, और इन्होंने 78 ईस्वी में शक संबंध को शुरू किया, जिसको भारत सरकार ने अपना कैलेंडर बनाया है। अगला है कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है। जो राष्ट्रपति भवन आप देखते हैं इस समय, ये बना था, इसकी डिजाइन शुरू की गई थी 1927 में, मतलब काम आप कह सकते हैं। तो ये किस पहाड़ी पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये है रायसीना हिल्स। तो कभी कभी राष्ट्रपति भवन को रायसीना भवन भी कह लिया जाता है। अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। उनकी मिनिमम उम्र सीमा 35 साल होनी चाहिए, मतलब कि राष्ट्रपति चुने जाने के लिए, और एक व्यक्ति को चाहे जितने बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया। गांधी जी ने इसको शुरू किया था, और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद एक रॉलेट एक्ट आया था, उसके पहले आया था रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट को लेकर ही जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, तो उसके खिलाफ, जिसमें लगभग 1000 भारतीय मर गए। हालांकि अंग्रेजों ने कहा कि जो मरे थे उनकी संख्या केवल 369 है। तो यहाँ पे इसी के खिलाफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, और उस समय कांग्रेस के सपोर्ट से गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन शुरू किया, जो कि लगभग 2 सालों तक चला। लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड होने के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। अगला है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। जो हड़प्पा की सभ्यता, चाहे हड़प्पा के बारे में आप पढ़ते हैं, इनमें से कौन सी सभ्यता है। क्या यह सुमेरियन है, सिंधु घाटी है, वैदिक है, या फिर मेसोपोटामिया है। तो हड़प्पा है सिंधु घाटी में, सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं। जो अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में आप सोचते हैं, सुनते हैं, ये किस नगर में है। मुंबई में तो है, तो मुंबई के नासिक में है, बम्बई में है, औरंगाबाद में है, या फिर पुणे में है। तो ये है औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई। मतलब यहाँ पे जो लाहौर षड्यंत्र कांड हुआ था, इसमें 3 लोगों को फांसी दे दी गई। आपको बताना है कि इनमें से वो चौथा कौन क्रांतिकारी हैं जिनको फांसी नहीं हुई थी। तो देखिए, अगर बात करें हम लाहौर षड्यंत्र कांड की, तो यहाँ पे जो 3 लोगों की फांसी हुई, इनका नाम था सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। यहाँ पे बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। अगला है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। जैसे 1857 में पहली बार एक बड़ा क्रांतिकारी युद्ध हुआ, जिसके कई कारण हैं। एक तो है सैनिक विद्रोह, मतलब कि सैनिकों को जो बंदूक दी गई थी उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी थी, तो एक तो ये कारण था। दूसरा ये था कि कई राजाओं के जो राज्य थे उसको हड़प नीति के द्वारा हड़प लिया गया था। तो उसके बाद से ये जब 1857 का स्वाधीनता संग्राम हुआ, तो इसमें जो प्रतीक रखा गया था ये था कमल और रोटी। मतलब पहले जब किसी को हम सूचना देते थे, किसी क्रांतिकारी गतिविधि के लिए कहते थे, तो उस समय रोटी बांटी जाती थी।
अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया, मतलब किससे किया गया था ये आपको बताना है। ये किया गया था जमींदारों से। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी कब बने थे। देखिए आप देखेंगे कि जब से गांधी जी मतलब 1915 से भारत आए, हालांकि 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, तो इतने साल बाद लगभग 30 साल बाद जब गांधी जी भारत आते हैं तो 1 से 2 सालों बाद ये कांग्रेस से जुड़ गए, या फिर ये कहिए कि कांग्रेस इनसे जुड़ गई। लेकिन बस एक ही बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने और ये बने थे बेलगांव में। चूंकि ये एक ही बार बने इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये बने थे 1924 में। इसके अलावा जब भारत आज़ाद होने वाला था, मतलब कि 1947 की हम बात करें, तो वहाँ पे गांधी जी ने उससे पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अगला है कि प्रथम बौद्ध संगति महासभा कहाँ पे हुई थी। जब भगवान की डेथ हुई तो पहला बौद्ध संगत कराई गई थी 483 ईस्वी में, तो ये कराया गया था राजगृह में, राजगृह में। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर महल कहाँ स्थित है। जहांगीर वही है जो कि अकबर का बेटा था। अगर जहांगीर के टाइम पीरियड को आप देखेंगे तो ये है 1605 से लेकर के 1627 तक। जहांगीर का महल है लाहौर में। जहांगीर का महल लाहौर नहीं, आगरा में है, आगरा में है। अगला है कि गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है। जैसे पहले कुछ और नाम था, अब कुछ और हो गया है, तो गोलकुंडा को अब क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। यह है बीजापुर, बीजापुर। अगला क्वेश्चन कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तानसेन जो कि एक संगीतज्ञ थे, उनके बारे में आपने भी सुना होगा, तो इनका मकबरा कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ये है ग्वालियर में। ग्वालियर मतलब ये कहाँ पर, किस स्टेट में, तो एमपी में। अगला है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये आपको बता दें कि अरावली पर्वत पे है, तो अरावली पर्वत के लिए एक ही ऑप्शन है, ये है माउंट आबू में। माउंट आबू के अरावली पर्वत पर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अगला है कि इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया। इबादत खाने का निर्माण, देखिए जो अकबर था ये 1582 में एक नया धर्म लेके आया था, जिसमें सभी धर्मों की जो अच्छी चीज़ें थी उनको मिलाया गया। हालांकि मतलब कि ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि उस समय कोई इस धर्म से नहीं जुड़ा, एक दो लोग जुड़े ही थे, तो यहाँ पे इन्होंने ही इबादत खाने बनवाए। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा अकबर। अगला है कि अमीर एक कोही किससे संबंधित है। मतलब अमीर एक कोही किसने बनाया था। यह बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जिसको पगला सुल्तान भी कहा जाता है। और अगर आप देखेंगे मुगलों का जो टाइम पीरियड है तो ये 1526 से लगातार 1600 या फिर 1700 के आसपास तक रहा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मुगलों की अदालत में भाषा क्या थी, तो ये थी फारसी। अगला है कि खजुराहो का मंदिर किसने बनाया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई तरीके से पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि चंदेलों ने इनमें से किस मंदिर को बनाया, या फिर खजुराहो का मंदिर किसने बनाया, तो ये बनवाया गया था चंदेलों के द्वारा। अगला है कि बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से शुरू हुआ। देखिए अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो वहाँ पे जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने के बाद पहला प्रवचन देते हैं, उसको कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। और भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला प्रवचन दिया था, ये दिया था सारनाथ, यानी कि वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। मतलब कौन है जो कि आयुर्वेद से जिनका संबंध नहीं है। तो धन्वंतरि के बारे में आपने सुना होगा, कई कहानियां प्रचलित हैं, तो इनका मेडिकल से संबंध था। भास्कराचार्य का संबंध नहीं है। बाकी चरक और सुश्रुत, धन्वंतरि, इन तीनों लोगों का आयुर्वेद शास्त्र से संबंध। तो अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था। जो अशोक के शिलालेख थे इसको सबसे पहले किसने पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे कोई और भाषा थी, और जब बाद में ये शिलालेख मिलने लगे तो इन पे क्या लिखा गया था इसको कोई पढ़ नहीं पा रहा था। इसको सबसे पहले 1837 में पढ़ा गया था जेम्स प्रिफेंस के द्वारा। अगला है कि नेता खान बहादुर ने बरेली विद्रोह किस सन में किया था। कुल मिला के ये कहिए कि जो बरेली में विद्रोह हुआ खान बहादुर के द्वारा, ये कब किया गया था। अगर आप ऑप्शनों को गौर से देखेंगे तो बता पाएंगे कि यह है 1857। पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य किस धर्म में आता है। मतलब कि
किस धर्म में कहा, अगर कैवल्य कहा जाए तो इसका मतलब यह है कि ये पूर्ण ज्ञान के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि उनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई, और ऐसा कहा जाता है केवल और केवल जैन धर्म में। इनमें जो बौद्ध धर्म है, इसमें कहा जाता है कि उनको बुद्ध की प्राप्ति हो गई, लेकिन जैन धर्म में कहा जाता है कि कैवल्य की प्राप्ति हो गई। अगला है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, मतलब इनमें से कौन सा आयोग था या फिर रिपोर्ट थी जिससे कि भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली शुरू हो गई। तो ये था 1835 का मैकाले रिपोर्ट। अगला है कि पिछले वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था, मतलब इसमें से ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, प्रार्थना समाज, इसके अलावा सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये सभी एक आयोग हैं या फिर कई सोसाइटी हैं। तो इनमें से किसका काम था कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको हम आगे करें, ये था सत्यशोधक समाज का। ज्योतिबा बाई फुले इनके हेड थे। अगला है कि भारत में राज्य विधायिका बनती है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, थोड़े बड़े हैं, आप आसानी से विकल्पों को पढ़िए और 5 सेकंड के अंदर अपना उत्तर दीजिए। तो देखिए, इसके लिए सही उत्तर होगा गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। अगर वहां पे विधान परिषद है तो गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर, अगर विधान परिषद नहीं है तो केवल गवर्नर और विधानसभा को मिलाकर के राज्य विधायिका बनती है। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन बिल के द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी गई। पहले क्या था कि अब जो 21 साल के लोग थे वही मतदान कर पाते थे, लेकिन इस समय 18 साल के लोग मतदान कर पाते हैं। तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया जिससे ये संभव हो पाया? ये था संविधान संशोधन 61वां। संविधान का संशोधन किस आर्टिकल के तहत करते हैं, यह आप हमें कमेंट करके बताइए। संविधान का संशोधन किस आर्टिकल के तहत करते हैं, कमेंट करके बताइए। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति देता है? जैसे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, हालांकि उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। प्रधानमंत्री अगर लिखित तौर पे देंगे तभी वो भंग कर सकते हैं। तो आखिर ये जो उनको पावर मिली है भंग करने का, ये किस आर्टिकल में ऐसा बताया गया है? ये है आर्टिकल 85। अगला है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 5वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वेतन आयोग, वेतन के बारे में सही सिफारिश करने के लिए एक आयोग बनाया जाता है, और 5वें की बात करें तो ये थे न्यायाधीश पांडेन। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? मतलब कि राज्य के जो राज्यपाल हैं कब रिटायर हो जाएंगे? जब वो 60 साल के होंगे, या फिर 62 साल, या फिर 65 साल। तो यहाँ पे कोई आयु सीमा नहीं है, ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंडेड है, वो जब चाहे इनको हटा सकता है। अगला है कि कौन फैसला करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं? थोड़ा जल्दी अपना उत्तर कमेंट करके दिया करिए, ताकि आपके लिए आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो और हम जल्दी से जल्दी इस वीडियो को कवर कर पाए। तो ये हैं लोकसभा अध्यक्ष। जो भी लोकसभा के स्पीकर होते हैं वही कहते हैं कि जो बिल है ये धन विधेयक है या फिर नहीं है। अगर उसे वो धन विधेयक कहते हैं तो उस कंडीशन में इस बिल में ज़्यादा हेर फेर करने का पावर राज्यसभा को नहीं रह जाता है, क्योंकि धन विधेयक वाले मामले में राज्यसभा उतना हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगला है कि उच्चतम न्यायालय में होते हैं एक मुख्य न्यायाधीश और कितने न्यायाधीश? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कहेंगे तो गड़बड़ है, गलत है, या फिर अगर किसी खास राज्य के लिए पूछे तो सही भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप उच्चतम न्यायालय में देखें, उच्चतम न्यायालय में तो ये पहले का है, जब हाईकोर्ट शुरू हुआ उस समय का, या फिर उसके बाद का, जब ये एग्जाम में पूछा गया था। लेकिन अगर आप आज देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो आज हैं 1 और 33, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश। अभी 1 साल पहले केवल 31 हुआ करते थे, लेकिन 3 बढ़ाया गया तो अब हो गए हैं 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 न्यायाधीश हैं। केंद्र सरकार को अधिकतम राजस्व कहाँ से मिलता है? अब तो जीएसटी आ गई, लेकिन उससे पहले था उत्पाद शुल्क, अब ये जीएसटी में ही इंक्लूड हो गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस में गैर सदस्य सभापति होता है? मतलब आप देखेंगे कि अगर हम बात करें लोकसभा की, तो जो व्यक्ति लोकसभा में चुन करके आया होगा वही सभापति बनता है।
विधान परिषद में भी यही होता है, विधानसभा में भी यही होता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में जो व्यक्ति सभापति यानी कि स्पीकर बनता है वो राज्यसभा का होता ही नहीं है, वो होता है उपराष्ट्रपति। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अभ्यर्थी का नाम किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। मतलब किसी को भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उनके नाम को प्रस्तावित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस कोई भी गया और चुनाव लड़ लिया, तो उनका पर्चा तो पहले ही खारिज हो जाएगा। निर्वाचक मंडल के 50 सदस्यों के द्वारा, निर्वाचक मंडल क्या है, तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर, तो वहाँ पे कम से कम 50 मेंबरों के द्वारा उनको प्रस्तावित किया जाना होगा, तभी वो लड़ पाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में किस आर्टिकल के तहत लगता है, यही तो बताना है। यह आर्टिकल 356। देखिए, जो आपातकाल की बात करें तो ये 3 होते हैं, जो 356 होता है इसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। जैसे अगर बात करें आप यूएन के अस्थायी सदस्यों की, तो इनकी संख्या है केवल 5, जो कि हमेशा रहते हैं। इनके वोट का अधिक पावर है, लेकिन इसके अलावा जो 10 मेंबर होते हैं वो केवल 2 साल के लिए होते हैं, जिसमें भारत भी है, लेकिन भारत अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। वर्तमान नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के आसपास, तो उस समय का बता सकते हैं आप। तो एंटोनियो गुटेरेस इस समय है, मतलब कि 2020 में एंटोनियो गुटेरेस, लेकिन उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था तो थे वान की मून, जो कि दक्षिण कोरिया से थे। अगला है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है। जैसे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इस धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है, तो इसका मतलब यह है कि धार्मिक अवसर की समानता। आप कोई भी धर्म मानिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, बेहद आसान क्वेश्चन, ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ से थे ये आप कमेंट करके बताइए। इनका संबंध किस राज्य से है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राष्ट्र नहीं है, कौन। यह है स्विट्जरलैंड। अगला है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत किस आयु वर्ग के लाभार्थियों को पात्र माना जाता है। तो यह है 18 से 25 साल। अगला है कि यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री कोफी अन्नान किस राष्ट्र से संबंधित है। ये पहले थे कोफी अन्नान, तो ये इनका देश कौन सा है, ये है घाना। अगला है कि एक खगोलीय इकाई दूरी है। खगोलीय इकाई, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की अगर हम दूरी को देखेंगे तो इसको हम खगोलीय दूरी कह सकते हैं। अगला है कि तारे का रंग सूचक है। जैसे आप देखेंगे रात में तो कुछ तारे आपको ज़्यादा चमकीले दिखेंगे, कुछ कम चमकीले दिखेंगे, कुछ थोड़ा कम, कुछ ज़्यादा चमकदार। तो ये इससे क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है उसके टेम्परेचर का। जो ज़्यादा चमकदार उसके पास ज़्यादा टेम्परेचर है। अगला है कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन कौन से हैं। पृथ्वी का तो उपग्रह है, तो पृथ्वी को मत बताइएगा। ये हैं बुध और शुक्र, जो कि दोनों पृथ्वी से पहले हैं, सूर्य के नज़दीक है। अगला है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है। यह है शनि। बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है कोई तो वो शनि है। अगला है कि हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो बुध, बहुत लोगों के ऑप्शन बुध होते हैं क्योंकि बुध सूर्य से नजदीक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सही उत्तर होगा आपका शुक्र। अगला क्वेश्चन कि बृहद ज्वार आता है कब। ज्वार भाटा की बात की गई है। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर देंगे। तो देखिए कहा गया है बृहद ज्वार, तो जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो बड़ा ज्वार आता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।